गुड इवनिंग एवरीवन। जय गुड हिंद। इवनिंग जय हिंद सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए शुरू करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें दो क्वेश्चन रह गए थे, है ना? सर आज से लिमिट शुरू। हाँ, से लिमिट शुरू। ये दो प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसका लिमिट स्टार्ट करते हैं। सर और कुछ आईटीएफ में एक डाउट था। हाँ, बीच में ऐसा कभी कुछ भी मुझे लगेगा ना कि भाई कुछ क्वेश्चन या कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, तो मैं बीच में कराता रहूंगा, है ना? निश्चिंत रहना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम लिमिट शुरू कर रहे हैं, आपके पास दो डीपीपी पहुंच गई है या तीन पहुंच गई है या चार पहुंच गई हो, ठीक है? आपके पास डीपी पहुंचती आ रही है, उन डीपीपी को भी साइड में रखना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? सभी लोग अटैच हैं भाई ग्रुप से? हाँ सर। यस सर। ग्रुप पे है। कोई भी ऐसा रह गया हो तो वो ग्रुप पे आ जाए, जिससे कि जैसे जो भी होता जाएगा, पहले मैं प्रैक्टिस डीपीपी दूंगा, पहले वो बनाइए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे सेंटर हैं अलग अलग, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साउथ में अलग है नॉर्थ। तो उसकी वजह डीपीपी में थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन के कंसेप्ट हम सीख लेंगे, कुछ के रह जाएंगे। तो मैं छाट छाट ये कराने के बजाय पहले मैं जो अपने पास है प्रैक्टिस डीपीपी, हम उसे कर लेते हैं। वो लेक्चर वाइज चलती रहेगी, और उसके बाद जब मुझे दिखेगा कि हाँ भाई तीन चार लेक्चर हो गए हैं, अपन ये पूरी डीपीपी सात आठ में से आप छह या सात डीपीपी जो आएंगी उसमें तीन डीपीपी बना सकते हो, तो मैं बोल दूंगा वो बना लेना, ठीक है? चलिए, तो सर जो डीपीपी कर लिए सर वो वापिस आ रही है, पता नहीं क्यों। सर रिलेशन फंक्शन की जो पहले अटेम्प्ट की थी। वो दोबारा आ रही है? यस सर। अच्छा, देखेंगे। ये बना क्वेश्चन? सर आपने कहा था ना इसमें कुछ मिसिंग है। टर्म तो आ गई। हाँ, क्या किया बेटा बता। सर इसको शिफ्ट करके माइनस कर दिया। अगली टर्म क्या मानी थी? क्या? 360 ये स्क्वायर। सर आपने बोल था कि इसमें एक और टर्म मिसिंग है, आप डालोगे। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। ये मेरे ख्याल से अगला आएगा टेन इनवर्स 48। टेन इनवर्स 1/48 है। तो 48 स्क्वायर 2304 ना। तो यहाँ पे अगला टर्म होना चाहिए था कॉसेक इनवर्स रूट ऑफ 2303, ऐसे कुछ होना चाहिए था, जिससे कि अगर अपन वन बनाएंगे और फिर उसका रूट लेंगे, नहीं 305 होगा ना सर। 5 होगा। हाँ 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। जैसे अपन जब टेन इनवर्स में ऐसे बनाएंगे तो ये 48 बन जाएगा। तो ये इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, लेकिन ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को देखो, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस 30 सर है। 14 होना चाहिए सर ना। सर 48 नहीं होगा। 32 आना चाहिए सर। हाँ 32 आना चाहिए। रुको रुको कर लेते हैं। हाँ वो थोड़ा बहुत 19-20 हो गया होता है, कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन 1/32 होगा, बिल्कुल सही है। Yes. तो 32 का स्क्वायर ले लेंगे, 1024, और 1025 होगा, 1025 होगा, ठीक है, 1025। तो यहां से 32 आ गया। अब क्योंकि हमारे पास अब इसका डिफरेंस जो आ रहा है चार चार, इधर डिफरेंस 6 का था, इधर डिफरेंस 10 का था, इधर कितने का हो गया? 14 का, 14 का 14। ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे ये सब सर एपी इसका है। इनर टर्म 1/2 n² ले सकते हैं ना? हाँ वो देख, वो बाद में दिख जाता है, ठीक है, लेकिन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे उसको सीख लेना चाहिए। इसमें अब ये एपी में है 6, 10, 14, ये सब एपी में चल रहा है। तो अगर कोई सीक्वेंस है, भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था, केवल इस पे ध्यान दो। 2, 8, 18, 32, ये हमने सीक्वेंस सीरीज की स्पेशल केस में पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस है जो एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी में है, तो उनको हम अलग से लिख लेते थे। उसका एनएट टर्म हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनएट टर्म हम केवल एपी और जीपी का ही निकाल सकते हैं। तो
इसका nth टर्म हम an लिख देंगे, समेशन से ही निकाला जाता था, इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सीक्वेंस में पढ़ाया गया है। ये 0 हो गया, ये 2, ये 6, ये 10, 18, यहाँ पे 32 आएगा तो यहाँ पे 18 आएगा, सो दिस इज 14 एंड सो ऑन, और माइनस an ऐसा आ जाएगा। तो an को इधर लाएंगे। देखो भाई, ये टोटल टर्म कितनी होंगी यहां से लेके यहां तक, n+1, n+1। क्योंकि हमने आगे बढ़ा के और सब्ट्रैक्ट किया तो एक टर्म यहां से सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गई है। इसको अगर हमने हटा दिया तो ये टोटल n टर्म्स है। अब n टर्म्स है, ये 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है, तो n टर्म्स की एपी है, तो n/2 2a मतलब 4 प्लस n-1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। तो आप देखोगे पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, सो an आ जाएगा 2n²। ये यहां तक आ गए, इट इज nth टर्म ऑफ दी सीक्वेंस। अब हमें क्या चाहिए होता है, tan इनवर्स में nth टर्म ही चाहिए होती है, तो tn टर्म कितनी हो गई, tan इनवर्स 1/1/2n²। आप चेक भी कर सकते हो, देखो n की जगह 1 डालें तो 2 आ रहा है, n की जगह 2 डालेंगे 8 आ रहा है, n की जगह 3 डालेंगे 18 आ रहा है, n की जगह 4 डालेंगे 32 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बनाते थे, सब लोगों को याद हो, हम बनाते थे बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से सुनना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां पर 1 प्लस एक्स वाई बनाने के लिए मैं यहां पे +1 -1 करूंगा अंदर, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसा अभी मेरे साथ मत करना, देख लो, क्योंकि जब जैसे मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को बनाया होगा, तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, किसी के साथ हो सकती है, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमने tan इनवर्स लिखा, मान लो हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2n² - 1, ऊपर 1 लिखा है, फिर मैंने इसको सेपरेट किया, tan इनवर्स लिखा रहने दिया, मैंने इसको सेपरेट 1 प्लस ये हो जाएगा √2n, अरे हो जाएगा ना, इसको लिखूंगा √2n का होल स्क्वायर माइनस 1²। सो a² माइनस b², a प्लस b एंड a माइनस b। यहां तक ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, मतलब आपने तो मेरे को फॉलो किया, मेरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उस कंडीशन को आपने फॉलो किया कि सर 1 प्लस एक्स वाई बनाने के लिए 1 नहीं था, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, a² माइनस b² लगाया, यहां तक आ गया, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर 1 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे वापस लेता हूं। ये चीज बताना मेरे लिए जरूरी है कि इससे आप समझ पाए कि कैसे सोचेंगे हम कि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो जैसे मैंने सोचा आप भी प्रोसेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने पहले क्या किया, ऊपर 2 बनाया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 4n²। नाउ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2n होल स्क्वायर माइनस 1²। अब a माइनस भी लगाओ तो tn कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2n a माइनस a प्लस b एंड a माइनस b। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2n + 1 माइनस 2n माइनस 1। बस इसके बाद n टर्म कर लेंगे, tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1, 1 2 3 डालेंगे, आंसर आ जाएगा, Yes. है ना भाई। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया हो ये, यस। ठीक है, लिख लें, आराम से लिख लें, इसके आगे आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और रह गया कॉर्ड इनवर्स वाला, वो भी देखते हैं। चलिए 1025 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हम्म, सर 1025 है ना वो।
हाँ 1025 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो पहले एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे, एन की जगह फिर इन्फिनिटी रख देंगे। हो गया हो तो बढ़े, π/4 आ रहा है। आया 4 आ रहा है, ठीक है। कॉड इनवर्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉड इनवर्स को बदलेंगे टेन इनवर्स में, तो वो बदल ले। तो ये इसको लिखेंगे 2/a प्लस a, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले nth टर्म निकाल लें फिर कन्वर्ट कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2/a प्लस 3a, ये हो गया 2/a प्लस 6a, इट इज 2/a प्लस 10a। इसमें भी आपको वही केस दिखेगा, कॉट इनवर्स बाद में लिख लेंगे। 2/a सब में आ रहा है, सब में आ जाएगा। ये आ रहा है a, ये 3a, कितने का डिफरेंस है, 2a का, 2 का है ना, इसमें 2a का डिफरेंस है। फिर इन दोनों में 3a का डिफरेंस है, इन दोनों में 4a का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या चल रही है, AP, मतलब इनका डिफरेंस AP में है। तो इसको अलग से ले लो, a 3a 6a 10a, और nth टर्म निकालने के लिए an बोल देते हैं, आगे बढ़ा के लिख दें। जब भी कभी डिफरेंस सम टर्म AP या GP में नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस AP या GP में, सेम थिंग प्रोसेस करें, 3a 6a an। नाउ सब्ट्रैक्ट, so this one is 0a plus 2a plus 3a plus 4a minus an, an इधर, n टर्म का सम बन रहा है AP का n/2, फर्स्ट टर्म a है तो 2a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस a है, a पूरे में से कॉमन, सो इट इज n प्लस 1/2a। बढ़िया क्वेश्चन है। ये nth टर्म आ गई है, किसकी nth टर्म है, इसकी। तो ये nth टर्म tn हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, tn कितना आ गया, कॉड इनवर्स, हाँ भाई 2/a सब में चल रहा था, और प्लस a अपन लिख देंगे n प्लस 1/2a। अब इसका एलसीएम अगर ले लो तो nth टर्म डायरेक्ट लिखूं tan इनवर्स में कितनी बन रही है, बस कुछ नहीं, एलसीएम लेना है और पलट देना है ऐसे। ये हो जाएगा 2a/4 प्लस n प्लस 1a स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कोई बताए, लगाओ दिमाग। सर हाँ सर, लेकिन हमें कैसे पता कि जो अंदर की क्वांटिटी है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव हुई तो पाई प्लस में करेंगे ना। इनफाइनाइट का केस है, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज जो होती है, जितनी भी सीरीज है, अगर वो इनफाइनाइट तक जा रही है उसे नहीं लिया जाता, अपन कभी भी अपन नेगेटिव में ही लेते। यूनिवर्सल केस के हिसाब से चलते हैं कि भाई ये क्वांटिटी हमेशा वैलिड होगी, इसका डोमेन हमेशा वैलिड होगा, तो ए पॉजिटिव के लिए ही केस बना रहे होंगे कि हम कभी भी बदल पाए। आप कॉसेक इनवर्स था, हमने कॉसेक को tan में बदला, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए केस बन सकता है, लेकिन कभी नहीं बनता। हालांकि मैंने क्वेश्चन में ही लिखा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए पॉजिटिव है नेगेटिव लिखा रहेगा बेटा, है ना, निश्चिंत रहना। सर ऊपर a आ रहा है, 2a आ रहा होगा ना, एलसीएम लिया है। सर नहीं मतलब मैंने एक एक a बाइट दिया दोनों में और वैसे a आ रहा है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए ना, 1 तो लिया क्या नहीं बनाया, 1 बना पहले, फिर देखेंगे क्या आ रहा है, वही तो दिमाग लगाना है। तो अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर भी वही वाली बात कर रहा है, अगर a नेगेटिव हुआ तो पाई माइनस करके लिखेगा, इनफाइनाइट बार पाई आएगा तो डिफाइन ही नहीं कर पाएगा ना बेटा। अगर इसकी सीरीज का सम पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, हमें दिख रहा है अगर पाई माइनस करके करेंगे तो नहीं देगा। अच्छा ठीक है।
हाँ बच्चे, क्या कर रहे हैं इसमें? 1 प्लस एक्स वाई कैसे बनाए? अगर आप 1 प्लस 3 लिखोगे तो नहीं बनेगा। मैं क्या करता हूं, इसमें 4 का डिवाइड कर देता हूं जिससे 1 बन जाए। ऊपर नीचे 4 का डिवाइड, तो नीचे क्या बन गया? n प्लस 1 a स्क्वायर बाय 4, और ऊपर बन गया a बाई 2। अब इसे लिख सकते हो? कैसे लिखें? देखो, एक n के साथ एक a और ए एक बाय 2 को दोनों में बांट देंगे। हाँ, n प्लस 1 a बाई 2 इंटू n a बाई 2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो a बाई 2 आ रहा है। तिकड़म लगानी है, n a बाई 2, बस दैट्स इट, इट इज tan इनवर्स। अब आप लोग बना सकते हैं खुद से, n प्लस 1 a बाई 2 माइनस tan इनवर्स n a बाई 2, वैल्यू पुट करें फिर आंसर प्रोसीड करें। समझ आ रहा होगा सबके? तो बस ये इसको इस फॉर्मेट में लाने का ही खेल है, बाकी तो सब सीरीज बहुत सिंपल ही है। देख लें, लिख लें। हाँ भाई, अब आईटीएफ में कुछ और रह गया हो तो मुझे बताया, नहीं तो अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे। यार सिमुलेशन की फील्ड जो क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आप पीडीएफ में डाल देंगे, बिकॉज जीपीयू में जो आए थे वो तो आसान से क्वेश्चन थे, हम लोग हो गए थे। डीपीवी वाले आसान से क्वेश्चन आए थे, तो मतलब हो गए थे सर। अब हो गए थे, हो गए थे, अच्छी बात है, हो गए थे। ठीक है, मैं और देख लूंगा, और कुछ होगा तो मैं डाल दूंगा। हाँ भाई, तो फंक्शन आईडीएफ ठीक जो आइडेंटिटीज याद करनी है उनमें किस केस में पाई प्लस होता है, पाई सब्ट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं होता, पाई माइनस करके भी लिखा जाता है ना कई बार। तू एक तरफ से याद रख, कॉट इनवर्स की तरफ से याद रख के, कॉट इनवर्स की तरफ से जब भी होता है तो पाई प्लस, जैसे कॉट को टेन में बदल रहा है तो कॉट की तरफ से याद रख के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x होता है जब एक्स पॉजिटिव है, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x होता है जब एक्स नेगेटिव है। अब अगर तुझसे पूछा जाए कि टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिखना है तो तू कैसे लिखेगा? अगर एक्स नेगेटिव है, मैंने तेरे को बताया कि कॉट इनवर्स एक्स, एक्स पॉजिटिव के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, पूछने को तो टेन इनवर्स 1/x है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स भी कॉट इनवर्स 1/x होता है अगर एक्स नेगेटिव है और पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव होगा तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x होगा। अब मैंने कहा कि भाई मैंने टेन इनवर्स एक्स पूछ लिया, मैंने कहा टेन इनवर्स एक्स और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो टेन इनवर्स एक्स कितना होगा? क्या बोलेगा? पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। नहीं, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x ना भाई। इसमें तो इंटरचेंज हो सकता है, एक्स की यहाँ पे एक्स आएगा तो वहां पे 1/x, यहाँ पे 1/x है तो वहां पे एक्स। तो अगर आपसे एक्स पूछा है तो उसमें 1/x बनेगा और ये पाई उधर चला जाएगा, तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो हम कोई पाई माइनस या कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो एक तरफा चीज याद रख रहे हैं। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स दो ही जगह होता है पाई वगैरह, एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई डायरेक्ट होता है, और अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में एक्स वाई 1 से बड़ा है, एक्स इंटू वाई 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक, कॉट इनवर्स वाई 2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। ये वाला रिजल्ट हम लोग, सर ये वाला रिजल्ट हम लोग प्रूव किए क्या सर? ये वाला रिजल्ट जो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x वाला, तो ये प्रूव करना है क्या? ये करना नहीं, बट सर तू कर सकता है। मैंने जो तेरे को बताया ना प्रॉपर्टी, अगर तुझे ग्राफ याद है तो तू कर सकता है, खुद करके देख। एक्स को दो वेरिएबल है इसलिए होगी। चलो चलो सुनना, ठीक है। मैं अब लिख नहीं रहा हूं, मैं ओरली समझा रहा हूं, अगर तेरे को समझ में आए तो। नहीं आएगा तो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं मांग रहा, तू मांग रहा है तो तुझे में पेशेंस होना चाहिए सुनने का। एक्स नेगेटिव लिया, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना तो एक्स की वैल्यू हो गई कॉट थीटा, और एक्स नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी?
पाई/2 से पाई बाई 2 से पाई, ध्यान रखना। यस सर। अब कॉट इनवर्स एक्स को हमने कॉट इनवर्स एक्स को माना था थीटा, तो एक्स हो गया कॉट थीटा। अब हमें चाहिए टेन इनवर्स 1/x, तो मैंने 1/x लिखा, तो ये टेन थीटा हो गया। भाई कॉट इनवर्स एक्स को हम थीटा मान चुके हैं, हमें टेन इनवर्स 1/x चाहिए, तो मैंने 1/x लिखा और टेन थीटा हो गया। दोनों तरफ टेन इनवर्स लगाया, तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा। अब तुझे याद है टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा कहां से कहां तक था? पाई/2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव था। अगर x नेगेटिव था तो कॉट इनवर्स नेगेटिव कहां जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से पाई। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ देख, कौन सा ग्राफ बन रहा है? ये पाई बाई 2 से पाई। दिस इज स्लोप पॉजिटिव, नीचे आगे कट करेगा, मतलब थीटा माइनस पाई, एक्स की जगह थीटा है, तो थीटा माइनस पाई, तो हम कहेंगे टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा माइनस पाई। ठीक है, पाई को उधर ले जाओ, तो थीटा की जगह लिख दे कॉट इनवर्स एक्स, थीटा कॉट इनवर्स एक्स था, इक्वल टू है पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। चमक रहा है? यस यस सर। सर सिमिलरली हम ग्राफ की मदद से जो डबल वेरिएबल वाले, तो इनको भी प्रूव कर सकते हैं क्या? देख वो जो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने जो सिखाया है मैं ये बता रहा हूं कि उससे अपन सारे प्रूफ कर सकते हैं। कुछ बेसिक, अपने पास 3-4 ग्राफ हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स और कॉट इनवर्स कॉट एक्स। बस इन चार से अपन कोई सा भी, इसमें कोई भी तो जितने भी फॉर्मूले हैं सब सारे डेरिवेशन हो जाते हैं। तो मैंने एक बेसिक तरीका। डबल वेरिएबल भी हो जाएगा, क्या बेटा? जो डबल वेरिएबल वाले हैं जिसमें एक्स वाई आ रहा है वो भी हो जाएगा इस मेथड से? हाँ, इससे वो भी हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, या साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स, सारे हो जाएंगे। अलग अलग केस लेने पड़ेंगे बस। सर आपने वो फॉर्मूले पीपीटी में डाल रखे थे? हाँ, फॉर्मूले पीपीटी में डले हैं ना। ठीक है सर। सर जो आपने लास्ट क्लास में सर दिए थे सर फॉर्मूले, वो थे नहीं पीपीटी में सर, एक ही था बस साइन वाला। अच्छा, तो मैं डाल दूंगा बेटा, है ना, फिर मैं लिख दूंगा। तो आप सारे डाल देना, एक बार प्रूफ करके देख लेंगे खुद से। ठीक है, डन डन और डन। सर हाँ सर, और cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x का मॉड्यूल में ग्राफ बनाने के क्वेश्चन थी, तो वो आते हैं एग्जाम में? कभी नहीं आता है। अच्छा, लेकिन तू ग्राफ बना सकता है। वो नहीं आता सर, कैसे बनाऊं? कैसी बातें करता है, तेरे को सब कुछ आता है यार बेटा, बस तुझे पता नहीं है कि तुझे सब कुछ आता है, वो बताना पड़ेगा मुझे तेरे को। देख जैसे इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, ये दे दिया और पूछा इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे ग्राफ? टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है। यस हाँ आता है सर। ऐसा इंक्रीजिंग बनता है। हाँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। उसे याद करने का तरीका बताया है कि वो एस बनने वाला है लेकिन बन नहीं पाता, एस नहीं बन पाता, बनने वाला होता है। ठीक है, साइन इनवर्स। यस सर। तो कहां से कहां तक? माइनस पाई से पाई। ये मैंने बनाया, ये देख मैं बनाता हूँ अभी। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये भाई, ये रहा 0, ये रहा 1/√3, ये रहा -1/√3। देख लें भैया, ग्राफ बनाया बता रहा हूं मैं। अब x की वैल्यू 1/√3 पे, x की वैल्यू -1/√3 कितना होगा? टेन इनवर्स -π/6। ठीक है, टेन इनवर्स -1/√3 ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर, टेन इनवर्स √3 इट इज π/6, so it is -π/2। तो इस पे मिलेगा -π/2, इधर मिल जाएगा π/2। तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसे ही आता है ना। यस सर। ये यहाँ पे मैं भले ही ऑलो कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब -π/3 से
अपन को शुरू करना है -π/3 छोटे में ये चाहिए, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि 3 sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा बन रहा होगा। 3 sin इनवर्स x पूरे का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। कहां से कहां तक? ऊपर कितना होगा? 3π/2 3π/2, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे होगा -3π/2, ठीक है। अब हमसे यहां तक का ग्राफ ले लिया है -1/√3 तक, ठीक है। अब ये ग्राफ बाकी है। अब ये ग्राफ ये यहां पर कितना आ रहा है बेटा? -π/2 आ रहा है। एग्री है सब लोग? यस इतने ग्राफ को देखो, दिस इज 3 tan इनवर्स x, ग्राफ ऑफ 3 tan इनवर्स x -1/√3 से पीछे। अब प्लस पाई करेगा तो ये -π/2 ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। यस ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। कितना ऊपर शिफ्ट होगा? पाई ऊपर शिफ्ट होगा। पाई ऐड किया है तो π/2 तक जाएगा। π/2 तक जाएगा तो ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा। ये ऐसा जा रहा था ना, ये π/2 पाई का, ठीक है। तो अगर ये π/2 तक गया, ये 3π/2 था, ये π/2 तक गया, तो यहां पर ये होगा y इक्वल टू -π/2। ये है, ओ सॉरी, सर नीचे वाली लाइन होगी। नीचे वाली लाइन होगी, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये π/2 थी ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये ऐसा, ठीक है। और अब इधर आ जाओ कि इधर 1/√3 था, 1/√3 का π/2 दे रहा था। π/2 ये है, दिस इज π/2। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें -π करना है। तो अगर आपने पूरे फंक्शन को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ नीचे जाएगा। कितना नीचे आएगा? -π। तो π/2 की जगह वो कहां पर पहुंचेगा? -π/2 पे। -π/2 ये था, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। दिस इज द कर्व। तो ऐसे करके बनाया जा सकता है, कोई सा भी कर्व बना सकता है। केवल हो क्या रहा है, तुझे 3 tan इनवर्स x का कर्व बनाना होगा या 2 tan इनवर्स x का ऐसा कुछ कर्व बनाना होगा। उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर और नीचे ले आना है बस कर्व, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कभी नहीं पूछा जाता, नेवर। तूने बोला तो मैंने बता दिया, अभी समय है हमारे पास। यस सर। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़। सर हाँ। इनवर्स फंक्शन की सर रेंज निकालने के लिए सर पहले डोमेन निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे। 100% क्वेश्चन किए होंगे ना वैसे। यस सर। हाँ सर ज्यादातर में वही लग रहा था। बिना डोमेन के रेंज नहीं निकालते कोई सा भी फंक्शन हो, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है। अगर आप अरिहंत की बुक खरीद लेंगे तो अरिहंत की बुक में शुरू में डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी, इसलिए वो रेंज निकाल देता है, डोमेन चेक ही नहीं करता। कई क्वेश्चन गलत है, अब वो करेक्शन कर दिया तो अलग बात है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं लिमिट की, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। सर हाँ सर, लिमिट्स आने के लिए पहले से क्या आना चाहिए? लिमिट्स आने के लिए पहले से क्या क्या? थोड़ा थोड़ा 5-5%, ठीक है, प्रसाद के रूप में। सर थोड़ा सा 12th 12th में से क्या आना चाहिए? हम लिमिट फंक्शन का निकाल रहे हैं, फंक्शन आना चाहिए बस। सर वो मेरा ना ऑड या इवन फंक्शन की जरूरत नहीं है, कंपोजिट फंक्शन की जरूरत नहीं है, इनवर्स फंक्शन की जरूरत नहीं है। आईटीएफ थोड़ा बहुत लगेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी हल्की फुल्की, वही 5-7%, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन 11th की सीक्वेंस सीरीज थोड़ी बहुत लग जाएगी 5-7%। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लग जाएगा, क्वाड्रेटिक के छोटे छोटे कंसेप्ट लग जाएंगे 5-10%, फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब हल्का फुल्का ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई आपके यहाँ प्राणी नहीं हो सकता जिसका क्वाड्रेटिक 5-10% इनिशियल लेवल पे नहीं हो, या सीक्वेंस सीरीज में जिसको जीपी का सम नहीं आता हो, या इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं आता हो। ऐसे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, या एपी का सम नहीं आता हो। तो अगर आपको इतना आता है तो आप खुश हो सकते हैं कि आपको लिमिट पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे खुद को दिख जाएगा कि भाई कोई ऐसी चीज है कि बाइनोमियल पढ़ाई थी, तो बाइनोमियल में मैंने 2 बाइनोमियल पढ़ाई थी, एक लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम आखिरी में पढ़ाई थी, और एक न्यूटन बाइनोमियल। तो यहाँ पे लेमनीज का काम आता है, तो लेमनीज अगर आप भूल गए हैं तो पहले मैं बता दूंगा पूरा, ठीक है। और भी कोई ऐसा कंसेप्ट मैं लिख रहा हूँ, हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, आईटीएफ में भी दर्द दिया होगा उनने, तो यहाँ पे भी देंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो छोड़ेंगे। सामने लिख के पढ़े हैं पूरे।
सामने सर लिख लिखेंगे। के रखे हैं पूरे। अरे वो तो एग्जाम में नहीं लिख पाएगा ना सामने। सर याद भी है ना, टाइम पे याद है। याद है फिर ठीक है, याद है फिर ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लिमिट में क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। लिमिट निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है, मैं आपके सामने पूरा प्रोफार्मा रख रहा हूं, सब लोग सुने। हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, फंक्शन भूल जाते हैं अभी, फंक्शन आईटीएफ, ये फंक्शन तो सारा कैलकुलस फंक्शन का ही है, ठीक है, इसलिए फंक्शन पढ़ा है पहले समझने के लिए। लेकिन मेन कंसेप्ट अब लिमिट से शुरू होंगे। लिमिट, फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एओडी। हो सकता है एओडी बीच में पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन में बात पढ़ा दें, मैं इसके बाद पढ़ाने की फायदा उठाता हूं, लेकिन कभी हो सकता है कि डिफरेंशिएशन में बात पढ़ा दिया है, मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही बात है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एओडी एंड एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल कैलकुलस है, कंप्लीट कैलकुलस, हमें ये सब पढ़ना है कैलकुलस में। अब इसमें से ये पूरा पार्ट और एक ये पार्ट, यहां से लेके यहां तक एंड ओनली दिस, ये इसको एरो नहीं लगाऊं, ठीक है, दिस वन, और यहां से लेके यहां तक, दिस कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस, and that one, these two and these two, they are called integral calculus। दो पार्ट है कैलकुलस के, ठीक है। अब यहां पर यहां तक देखो, यहां तक गोलमाल यहां तक है, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब तो सिंपल ही है, मतलब सिंपल मतलब इनका प्रोफार्मा आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां तक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन उन्हीं का हो पाता है जिनका डिफरेंशिएशन हो पाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है, ठीक है। तो जिनका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है उन्हीं का इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन उन्हीं फंक्शन का या उन्हीं का हो सकता है जो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। अगर आप फंक्शन ले रहे हैं तो वही फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। अब क्या होता है वो मैं बताऊंगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब वो कंटिन्यूअस होता है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कंटिन्यूटी चेक की जाती है। फंक्शन की कंटिन्यूटी, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने से पहले उसकी लिमिट चेक की जाती है। तो बेसिकली उल्टा केस है, उसे समझने के लिए हम इस तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लिमिट अगर खराब हुआ, तुमने इसे हल्के से लिया, तो ये बिगड़ेंगे। ये 3 चैप्टर के जो बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, जो सिंगे से लेके मैं दूंगा आपको, जो कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओ, उसका जिम्मेदार ये है, ये सही होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस होता क्या है, बहुत सिंपल से फिनोमेना है, ठीक है, आराम से समझ में आएंगे। कंटिन्यूटी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इंडेफिनेट सबसे बड़ा चैप्टर है फंक्शन के बाद, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लिमिट जो है वो 6 लेक्चर के आसपास चलेगा। तो अब लिमिट समझते हैं कि लिमिट है क्या। देखो भाई, जैसे तुम्हारे हिसाब से कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? कोई चीज कंटिन्यूअस है, आपने उसे ब्रेक नहीं किया, कोई भी चीज ब्रेक नहीं हो रही अगर, तो वो क्या कहला रही है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसा कर्व में भी हो रहा है कि लिमिट की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई फंक्शन ब्रेकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेक नहीं कर रहा,
स्मूथ कर्व बना रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसा जा रहा है, मान लीजिए ये कर्व ऐसा गया, शायद मैंने ये आपको उस समय एनसीईआरटी वाले में भी बताया था, है ना? यस। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक है, ठीक है। और मुझे इसको मैं लिमिट पढ़ रहा हूं, लिमिट इसलिए पढ़ रहा हूं कि कंटिन्यूटी पढ़ सकूं। कंटिन्यूअस का मतलब मुझे इसे कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए कि यहां पर मैं क्या वैल्यू ले लूं जिससे कंटिन्यूअस हो जाए। तो यहां पर अगर मैंने इसको ए बोला है, ये ग्राफ y = fx के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एंड एट अ पॉइंट पे बात कर रहे हैं, लिमिट एट अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिया है? x = a, ठीक है। फिर हम इंटरवल में भी बात करेंगे लिमिट के लिए। वैसे लिमिट के लिए बात की जाती है तो पॉइंट पे ही की जाती है जनरली। तो a, अब मान लो मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब अपन 12th में पढ़ेंगे तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि एक पोर्शन ये है, पुल बन रहा है, ठीक है, पुल का एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। अब इनके बीच में गैप है और मैं ये पुल पूरा जोड़ना चाह रहा हूं, तो मुझे गैप फिल करना है। तो गैप फिल करने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा कि आप लोग भी बोलोगे कि सर जो इस तरफ जो वैल्यू आ रही है, जो इस तरफ वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू इस तरफ अगर आ जाए तो हम बीच में भी वही वैल्यू रख देंगे। इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है अगर वो राइट के बराबर ही नहीं हुई, मान लो ऐसा गैप है, ठीक है, तो पुल कभी नहीं बनने वाला, ऊपर से एक्सीडेंट ही होने हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस बनाना है तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू LHL कहलाती है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड साइड की वैल्यू को RHL बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। मैं बताऊंगा। तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। आपकी साइड से ही है। मेरी साइड से ही आ रहा है? यस सर। बहुत बुरी बात है यार। तो माइक में माइक में दिक्कत आ रही है? अरे पता नहीं लग रहा है यार, खटखट आ रहा है। क्या हो रहा है? खटखट सा आ रहा है। अब ठीक है सर? अभी ठीक है? यस सर। यस सर। हो सकता है टी शर्ट वगैरह की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसे LHL और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसे RHL बोलेंगे। अब इसे बोलते कैसे हैं? ए के लेफ्ट में अगर कोई भी पॉइंट है उसके लेफ्ट की वैल्यू उससे कम वैल्यू ले रहे हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है f ऑफ a माइनस। मतलब फंक्शन में हम a ना रख के a माइनस, a की पावर में माइनस लगाते हैं। a माइनस मतलब a से थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं, तो a से थोड़ी छोटी वैल्यू क्या कहलाएगी? LHL इसके लेफ्ट में। और दिस इज LHL। और f ऑफ a प्लस मतलब a से जस्ट आगे, a से जस्ट बड़ा, इट इज RHL। जस्ट बड़े का मतलब मैंने आपको शायद कभी बताया हो, जैसे मैं कहूंगा अगर 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब है 2.0000। मैं लिख नहीं सकता, इतना जरा सा बड़ा। क्या मुझे काउंट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा? एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे मैंने पॉइंट लगाया, ये नंबर लाइन बनाई और ये मैंने कहा दिस इज 2, तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इसी पॉइंट में 2 भी आ गया, 2 माइनस भी आ गया और 2 प्लस भी आ गया, क्योंकि एक पॉइंट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो 2 कोई पॉइंट होगा उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट के बारे में बात हो रही है। इट इज द इमेजिनेशन, ठीक है। सर लिमिट का मतलब क्या है, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मैंने इतना गैप छोड़ रखा है यहाँ पे, ये सिर्फ दिखाने के लिए। गैप इतना छोटा सा छूटा हुआ है कि अपन आंखों से देख नहीं पाए, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जिस पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, केवल एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, उसके लेफ्ट में डिफाइन हो रहा है, राइट में डिफाइन हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा। अब मैं उस पॉइंट पर वैल्यू क्या रख दूं कि वो डिफाइन हो जाए? कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो उस पॉइंट पर केवल डिफाइन नहीं है, उसके लेफ्ट और राइट में डिफाइन हो रहा है। हम करेंगे क्वेश्चन तो तेरे को समझ में आएगा। तो हम वहां पर उस पॉइंट पर वैल्यू क्या रख दें कि वो डिफाइन हो जाए, वो कंटिन्यूअस हो जाए।
तो उस पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए वही क्या कहलाती है, लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। इसलिए हम लिमिट पढ़ रहे हैं। लिमिट का मतलब वो वैल्यू निकालने का तरीका है। हाँ बिल्कुल वही। तो यहां पर अब कई तरीके से लिमिट लिखी जाती है, ध्यान से सुनना। कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, जो जैसा बनाता है उससे समझो। कहेगा ए तो फिक्स है, ए के लेफ्ट में हम एच लेफ्ट में गए, तो ये पॉइंट हो गया ए माइनस एच, और ए के उतने ही एच आगे चले गए, तो ये हो गया ए प्लस एच। अब ए प्लस एच पे जो फंक्शन की हाइट मिली, दिस हाइट इज एफ ऑफ ए प्लस एच। अरे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट कर दी, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स ये पुट कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हाइट हो गई। और ए माइनस एच, तो ये हाइट हो गई एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये अलग अलग हो सकती है, वो तो फंक्शन है। अब क्या ये पहली बात ये समझ में आ रही है, एच हमेशा पॉजिटिव होगा? जो एच हमने लिया वो पॉजिटिव है, क्योंकि किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करने पर वैल्यू बढ़ती है और उसी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कम होती है। तो एच की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये कहता है कि लिमिट लगाओ एच टेंडिंग टू 0। अब 0 ना होगे, 0 प्लस होगा, क्योंकि एच पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब एच की वैल्यू हम एग्जैक्टली 0 रख दूं, मैं यहां पे एग्जैक्टली 0 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पर हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे? तो हम ए पर क्या कर रहे हैं, जब हम एच की जगह 0 प्लस रखेंगे, इसका मतलब बेटा ये क्या होगा, ए प्लस सर 0.00000 होगा, ए से जरा सा बड़ा होगा, मतलब ए के राइट में। तो यहां पे जब एच की वैल्यू 0 प्लस रखी जाएगी, तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो एफ ऑफ ए प्लस मिलेगी। एफ ऑफ ए प्लस मतलब जैसे जैसे समझना, एच को तुम कम करते जा रहे हो, 0 तक ला रहे हो, तो जैसे जैसे तुम कम करते जा रहे हो, ये पॉइंट इधर मूव करेगा, उसके साथ साथ ये वाला पॉइंट भी, इसकी हाइट भी बढ़ती आएगी। जब ये बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचेगा तो ये वाली हाइट मिलेगी। दिस इज कॉल्ड आरएचएल। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम एच की वैल्यू निग्लेजिबल कर देंगे, तो वही पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी आरएचएल, दैट इज आरएचएल। और अगर हम इधर से चलते और एच की वैल्यू कम करते जाते, तो ये पॉइंट इधर मूव करता जाता, एच की वैल्यू कम होती जाती, हाइट में फंक्शन आगे बढ़ता जाता है उसके रेस्पेक्ट में। और जो बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जब एच 0 प्लस होगा, क्योंकि एच की वैल्यू अगर 0 प्लस होगी, मतलब ए से थोड़ा कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज ए माइनस, सो इट इज कॉल्ड एलएचएल। तो ये बोला जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्यों एग्जिस्ट करा रहे हैं? कंटिन्यूटी के लिए। तो ये बोला जाता है कि इफ एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट। हालांकि कुछ लोग इसे इनफाइनाइट के लिए भी लेते हैं, ठीक है, मैं नहीं लेता। जेई एडवांस में कभी नहीं लेता, मेंस में कभी नहीं लेता इनफाइनाइट के लिए, मैं फाइनाइट के लिए, क्योंकि हमें केस कंटिन्यूअस बनाना है। जो पर्पस है लिमिट का वो ये है कि हम फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना चाहते हैं। तो इफ एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट होगा, तो ये बोला जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है सर, एच टेंडिंग टू क्या लिखा? एफ ऑफ, बता रहा हूं, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ आरएचएल, मतलब एफ ऑफ ए प्लस, मतलब ए के जस्ट लेफ्ट में ये जो वैल्यू मिली, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस, दिस इज एलएचएल। और इसके जस्ट राइट में जो वैल्यू मिली, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस, इट इज आरएचएल। इक्वल टू अगर फाइनाइट आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसको कई तरीके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। अरे दोनों सेम है, समझ रहे हैं? यस सर। अगर मैं एच की वैल्यू 0 ना रख के 0 से थोड़ी सी बड़ी रखूं, थोड़ी सी कम हो जाएगी। एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एक ही बात है। और कोई तरीके से लिख सकते हैं क्या सर? हाँ लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। अरे दोनों सेम है। आप जो अंदर रख रहे थे वो आपने अलग से लिख दिया है कि आप क्या रख रहे हो, बस, और कुछ नहीं। इट इज फाइनाइट।
हाँ, कुछ पूछना है? लास्ट वाला फिर से रिपीट करना, कौन सा वाला? जो आपने ये वाला बोला है, इफ x टेंडिंग टू a माइनस, ये अच्छा, मैंने ये बोला कि अगर अलग से लिख दें, ये हमने वैल्यू डाल दी अंदर, x की जगह हमने a माइनस लिख दिया है, और ये हम बाहर से लिख रहे हैं कि फंक्शन था पूरा, और उसमें x क्या है, a की वैल्यू थोड़ी सी, a ना लिख के a से थोड़ी छोटी ले रहे हैं, ठीक है, सो इट इज LHL। और यहां पर x की वैल्यू a ना लेके a से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं, थोड़ा सा देखना आना चाहिए, ठीक है। ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 0+0+ लिया है h में, तो ये मत देखो, आगे क्या लिखा है उसे देखो। LHL में हमने a माइनस h लिया है, तो h की वैल्यू अगर 0 से जरा सी भी बड़ी हुई तो क्वांटिटी a से थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो वो f ऑफ a माइनस बनाएगी। अगर 0+ में h की वैल्यू 0 रख के 0 से जरा सी बड़ी रखी तो ये पूरी क्वांटिटी a से बड़ी हो जाएगी, तो फंक्शन को a+ पे वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड RHL। सर आप कहते हैं ये बहुत छोटा है, क्या h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लिखा है? h हमेशा 0+ होता है इसमें, हो सकता है बुक में दिया हो। क्या तो ये आपने LT लिखा है कि L+ लिखा है? लिमिट LT है ना, लिमिट को आपने LT से हाँ, आप LT लिख सकते हो, आप LIM लिख सकते हो, आप लिमिट भी लिखा जाता है, ये सब एक ही चीज है। सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करके, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब अब अगर आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 2 आ रही है, LHL 2 दे रहा है, RHL भी 2 दे रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों फाइनाइट हैं, तो अगर a पर जो वैल्यू है, अगर मैं a पर ही वैल्यू क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, लिमिट के टाइम हम इस पॉइंट पे बात नहीं करते, क्योंकि लिमिट हम निकाल रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट के लिए निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे बात नहीं करते। तो लिमिट के टाइम, लिमिट और कंटिन्यूटी में कोई अगर पूछे आपसे कि लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, तो उससे बोलना कि लिमिट के टाइम हम जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात नहीं करते, उसके लेफ्ट की वैल्यू बात करते हैं और उसके राइट की वैल्यू बात करें। जैसे ही कंटिन्यूटी आएगा तो हम इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, फाइनाइट की वैल्यू एफ रख देंगे तब। हाँ, वो हम एफ ऑफ ए रख देंगे, बिल्कुल। सर लिमिट का एक्चुअल मतलब समझ में नहीं आया। क्या लिमिट का एक्चुअल मतलब समझ में नहीं आया? अब और क्या एक्चुअल मतलब, कैसे बताऊं मैं तेरे को एक्चुअल मतलब? सर इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्वेश्चन एग्जांपल तो अभी ढेरों देंगे अपन। सर क्या सर ये सर आपने बोला सर h बहुत छोटा, एक एक करके क्या बोला मैंने बेटा? सर आपने बोला था ना h बहुत छोटा है, तो सर मतलब ऐसा भी हमने डिफरेंस दिखेगा नहीं, मतलब ग्राफ में डिफरेंस दिखेगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जो फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहे हैं वो नॉन कंटिन्यूअस हो। तो अगर वो नॉन कंटिन्यूअस होंगे तो हम ये वाली प्रोफाइल बनाएंगे ही नहीं। हम प्रोफाइल बनाते हैं, हम कोई काम करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो काम हो जाएगा, जो काम हम जिस तरफ बढ़े हैं वो काम हो जाएगा। अब तूने वो काम किया और वो नहीं हुआ वो काम, तो फिर हमने किया ही क्यों था? मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि तू सोच रहा था कि मैं दौड़ूंगा और मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा, ठीक है, और 10 लोग मेरे साथ दौड़ रहे थे, अरे यार मैं आया ही नहीं फर्स्ट, मैं सबसे पीछे रह गया। ऐसा मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में एक पर्सन जो उसको आगे ले जाता है, वो जो चीज मान के एज्यूम करके ले जाता है, अगर वो चीज 10 या 100 जगह से गलत नहीं आ रही होती, 1000 जगह क्यों सालों लग जाते हैं? मैथमेटिशियन पहले से फार्मूला निकाल लेता है, उसे वो फार्मूला निकालने में 1-2 साल ही लगते हैं, लेकिन उसे ये जज करने में कि हर जगह हर कंडीशन में वो ट्रू होगा, वो उसके लिए उसे 8-10 साल लग जाते हैं। इसलिए हर थ्योरी जो है वो 10 से 12 साल लेती है। कि भाई आप भी थीसिस लिखने के बाद पब्लिश की जाती है पेपरों में, ठीक है, कोई थीसिस लिखने के बाद पब्लिश की जाती है। इंडिया में अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो फॉरेन जाती है, ठीक है, फिर वो स्पेन जाएगी, जर्मनी जाएगी, वहां के मैथमेटिशियन जो होंगे वो उसको अपनी अपनी कंडीशन पे वो करेंगे, उसमें सवाल जवाब होंगे, वो थीसिस का रिप्लाई आएगा कि सब कुछ सही है, तब कहीं जाके वो कोई थ्योरम या कोई एक्सियोम या कुछ और बनता है।
ठीक है। सर हाँ जैसे आपने इस वाले ग्राफ में फंक्शन को थोड़ा कर्व बनाया था, अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट हुआ यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो उसमें लिमिट हो ही नहीं सकती फिर। क्यों नहीं सकते? मैं बीच में ब्रेक कर दूंगा उसे। नहीं, अगर वो एक एक्सिस से पैरेलल है तो उसकी लिमिट नहीं हो सकती, ये बोलना गलत है। लिमिट तो तू किसी का भी निकाल सकता है ना, भले वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो उसका भी निकाल सकता है। साइन एक्स की लिमिट निकाल ले π/2 पे। तू π/2 देखेगा क्या? नहीं है ना, हम लिमिट अगर π/2 पे निकालेंगे तो हम π/2 देखेंगे ही नहीं, हम तो π/2 के लेफ्ट में और राइट में देखेंगे कि अप्रोचिंग टू π/2 साइन की वैल्यू अगर π/2 की तरफ अप्रोच कराएंगे, चाहे वो माइनस से कराएं चाहे प्लस से कराएं, वैल्यू जो होगी वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, तो LHL भी 1 होगा, RHL भी 1 होगा। ओके सर, ठीक है सर। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो, अगर वो कंटिन्यूअस है तो आप निकाल ही सकते हो लिमिट। लिमिट तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिट पे उस पॉइंट से मतलब ही नहीं होता, हमें लेफ्ट हैंड साइड LHL और RHL से मतलब होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है या डिफाइन नहीं हो रहा होता, वहां पे लिमिट निकाली जाती है। अब वो क्या है वो मैं एग्जांपल से दूंगा जब तुम लोग मुझसे सवाल करना बंद कर दोगे। हाँ बोलो सर। अगर LHL 2 आ जाए और RHL 2 प्लस आ जाए तो एग्जिस्ट करेगी? 2 प्लस आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। पर है तो वो 2.00000 ही बराबर तो नहीं है। अच्छा तू एक बात बता, मैंने कहा कि भाई एक पर्सन है, तू जॉब पे जाएगा, एक पर्सन है और दोनों जो है सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं। मान ले तुझे भी 2-2.5 लाख, तुझे भी 2.5 लाख रुपए मिल रहा है महीने का और किसी और पर्सन को भी 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ, मान ले तेरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए कर दी गई, उसकी भी 4 लाख रुपए की गई और उसके साथ एक वॉच दे दी उसे जो तुझे नहीं मिली, तो तुम बराबर पे कहलाएगा तू? नहीं सर। हाँ तू कहेगा वॉच 2,000 रुपए की वॉच होगी, भले ही वो मान ले 500 रुपए की वॉच है लेकिन वो उसे मिली है, तो तुझे लगेगा क्या कि तू बराबर पे है उसके? नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लस का मतलब प्लस, ठीक है। Yes, अगर आपने जरा सा प्लस किया तो वो बराबर नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो देखो भाई, मैं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4, ये NCERT प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मैं इससे बहुत कुछ सिखा सकता हूं आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। अब मैं इसे सिंपल तरीके से भी बना सकता हूं और LHL RHL अलग अलग लेके भी बना सकता हूं। कैसे, या ध्यान से सुनना, मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं पहले बता देता हूं। मैं आपके सामने ये वाला फार्मूला ले रहा हूं। कौन सा? ये वाला। मैं इस फार्मूले के जरिए बता रहा हूं H लेके, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि H अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान रखना 0 प्लस दोनों में लेना है। और किस पे निकालेंगे लिमिट? ये लिमिट किस पे निकल रही थी? A पे। तो हमने A - H लिया था LHL के टाइम और A + H लिया था RHL के टाइम। तो यहां पर हम अगले जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें मैं किस में निकाल रहा हूं? लिमिट 2 पे। तो मैं लूंगा 2 - H और 2 + H। तो मैंने LHL लिखा। LHL का मतलब होगा लिमिट H टेंडिंग टू 0 प्लस, अब ये अगर fx बोलूं, इसे मैं कहूं ये fx है, x² - 4/x - 2 fx है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? f ऑफ a - h। a कितना है? किस पे लिमिट निकालना है? 2 पे, तो इट इज 2 - h। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, LHL हमने देखा था लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a - h, a की जगह 2 रख रहे हैं क्योंकि 2 पे लिमिट है। अब ये किसके प्लेस पे आया? x के प्लेस पे, तो जहां जहां x है वहां पे 2 - h लिख देंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 - h लिखो, 2 - h होल स्क्वायर -4 अपॉन 2 - h -2। लिमिट क्या आ जाएगी वो मत बता, अभी तो चिल्लर पार्टी चल रही है, अभी तो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा। 4 + h² - 4h - 4 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, इट इज -h। ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, ऊपर और नीचे h कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया भाई? h कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो नहीं है, कभी भी 0 से 0 कैंसिल नहीं होता, लेकिन नॉन जीरो क्वांटिटी है, 0 प्लस है, मतलब 0 थोड़ा बड़ा है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या बचा? h - 4/-1। अब आप h जब 0 की तरफ अप्रोच कराओगे
तो ये क्वांटिटी -4 की तरफ अप्रोच होगी, डिवाइड बाय -1, ये 4 की तरफ अप्रोच होगी, क्या, LHL। ठीक है, फिर RHL आते हैं। RHL मैं इससे आसान तरीके आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे तुम थोड़े सब्जेक्ट में मैच्योर होते जाओगे, तुम मुझसे कुछ पूछोगे तुम डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, ये सब ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, LHL RHL में भी ओरल हो जाएंगे, प्रैक्टिस खूब करनी है। f ऑफ 2 + h, a + h होता है 2 से थोड़ा आगे, h 0+ रखेंगे 2 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब x की जगह जहां जहां x था वहां पे 2 + h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 + 2 + h होल स्क्वायर -4 बाय 2 + h -2, 2 से 2 कट गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 + 4 + h स्क्वायर + 4h -4 अपॉन h, h हट गया, नॉन जीरो क्वांटिटी है, इट इज h + 4। फिर मैं कहूंगा h जब 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये भी 4 की तरफ अप्रोच करेगा। LHL = RHL = फाइनाइट, सो लिमिट एग्जिस्ट। सर इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था ना 11th में? इसका फॉर्मूला हाँ पढ़ा था, फॉर्मूला साइड में रखते हैं, अभी सब पढ़ाऊंगा, वो तो मैं आएगा धीरे धीरे। अब ऐसा ना करके कोई कहता कि सर इतना करा क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे हम। x - 2 x + 2 बाय x - 2। अब तू कहेगा, अब तुम बोल सकते हो कि सर मैं इससे कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि ये 0 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हम 2 ना लेके 2 से अप्रोच करा रहे हैं। अप्रोचिंग टू 2 का मतलब होता है या तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है या 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, जस्ट छोटी है जस्ट बड़ी, लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है तो कैंसिल कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2 आ गया, तो x जब 2 की तरफ अप्रोच कराया जाएगा तो आंसर 4 आ रहा है। तो इसकी अपने आप, क्योंकि हमने 2 + 2 के लिए अलग अलग केस नहीं लिया, हमने डायरेक्ट निकाला फैक्टराइजेशन करके, तो डायरेक्ट आंसर 4 आ रहा है, मतलब LHL और RHL दोनों ही क्या है, 4 है। अब आप कहो कि सर एक ये है 2 लाइन का और एक ये है, ठीक है, हो सकता है पेज का, तो हम ये क्यों करें जब हम ये कर सकते हैं तो। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये सीखना होगा कि कब हमें LHL RHL से बनाना है और कब हम डायरेक्टली फैक्टराइज या रैशनलाइज करके बना सकते हैं मेथड लगा के। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनके क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें LHL RHL से ही बनाना है, वरना गलत हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये कितना होता, इसकी लिमिट क्या होगी? 1 सर इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट? सर 0 है ना, अच्छा नहीं सॉरी 0 से टेंड हो रहा है, सॉरी 1 टेंडिंग टू 0 है तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, कैंसिल। ठीक है, अब लेकिन अब मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ x बाय x, ये गेट इंटीरियर है। अब क्या होगा सर, दोनों साइड अलग अलग लिमिट हो सकता है, राइट हैंड साइड। अब अपन को केस लेना पड़ेगा, अब 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक 0 माइनस पे, एक 0 प्लस पे। LHL 0 - LHL 0 + RHL। तो देखना 0 माइनस लिया, 0 से जरा सा भी नेगेटिव लिया, बॉक्स जो है, गेटेस्ट इंटीरियर जो है, या फ्रैक्शन पार्ट जो है, या मॉड है, इन सबके साइन हटाने पड़ेंगे तभी आंसर आता है। तो बॉक्स जो है वो लिमिट को फॉलो नहीं करता, उसे लिमिट से कोई मतलब नहीं है, वो कहता है कि पहले मेरे को फ्री करो उसके बाद लिमिट लगाते रहना। ये किसका एटीट्यूड है? बॉक्स का। बॉक्स अकेला बहुत शातिर है, क्योंकि बॉक्स को पता है कि मैं तो इंटीजर होने वाला हूं, तो बॉक्स ये बोलता है कि 0 माइनस पे बॉक्स क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेगा, लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेगा। कितनी? -1। अगर -0 से जरा सा कम, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन का बॉक्स -1, सो इट इज एग्जैक्टली -1 बाय अप्रोचिंग टू 0। आंसर क्या होगा? -∞। ये 0 माइनस जा रहा है ना, +∞। डिनोमिनेटर 0 माइनस जा रहा है, नेगेटिव फ्रैक्शन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये +∞ आ रहा है। समझ रहे हैं? यस सर। अब 0 प्लस पे बताओ आंसर क्या होगा?
इंफिनिटी। जीरो। जीरो प्लस का बॉक्स होगा एग्जैक्टली जीरो, जीरो प्लस बाय टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये हो गया एग्जैक्टली जीरो बाय अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, आंसर विल बी जीरो। क्योंकि अगर कोई भी एग्जैक्ट जीरो की वैल्यू है उसमें आप किसी भी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो तो जीरो ही रहेगा। एग्री है ना? क्या ये नॉन जीरो क्वांटिटी है? नहीं, लेकिन वो न्यूमरेटर में क्या हो गया? एग्जैक्ट जीरो हो गया। एग्जैक्ट जीरो हो गया तो आप डिवाइड कुछ भी नॉन जीरो करो, आंसर जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि LHL RHL कब लेना है और कब नहीं लेना है। बच्चों ये समझ में आया सबके? यस सर, आ गया। है ना? सर हाँ बेटा, मुझे सर लिमिट का मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब लिमिट का मतलब कैसे बताऊं तेरे को मतलब? देख, लिमिट का सिंपल सा मतलब निकल रहा है कि हम उस पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज लिमिट। अब हम क्यों नहीं कर रहे हैं सर बात? अरे तो कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे तू ये देख, इसमें तू 2 रख सकता है क्या डायरेक्ट? नहीं सर, नहीं रख सकता। लेकिन अब तुझसे मैं 2 की वैल्यू, 2 पर मैं कह रहा हूं कि 2 पर वैल्यू बता दूं तो तू कहेगा ना कि सर मैं 2 पे वैल्यू रख ही नहीं सकता, डोमेन में ही नहीं है इसके 2, इस फंक्शन के। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके 2 के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में वैल्यू निकाल रहे हैं, जो की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो आप कहोगे कि सर मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन को अलग से डिफाइन कर देता हूं सर। मैं फंक्शन को अब अलग से डिफाइन कर दूंगा कि fx x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है, जब मैं x की वैल्यू 2 नहीं रख सकता हूं। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो इसको मैं 4 ले लेता हूं सर। तो तू ध्यान से देखना, ये फंक्शन अब हमेशा डिफाइन है और हमेशा कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 नहीं ली वैल्यू, मतलब 2 के लेफ्ट में वैल्यू ली, राइट में वैल्यू ली, तो आंसर कितना आ रहा है? 4। और एग्जैक्टली 2 पर जो वैल्यू ली वो भी क्या कर दी मैंने? 4। तो अब ये ग्राफ जब बनेगा ना, तो ग्राफ बिल्कुल स्मूथ कर्व बनेगा, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है, पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट लगा रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सर ये जो x टेंडिंग टू 2 है, इसका मतलब ये है कि सर हम 2 की तरफ में वैल्यूज डाल रहे हैं, तो सर डायरेक्टली वहां पे वैल्यू कैसे डाल दी? एक्चुअली हम 2 की तरफ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, हम 2 के 2 माइनस का मतलब है हम 2 के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 2 के पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ। मतलब फाइनाइट वैल्यू क्या है? 2। तो 2 की तरफ दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं और उस समय हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं। तो ये बोला गया कि जब 0 प्लस होगा, तो जब मैं 0 की तरफ टेंड करूंगा ऐसे, तो ये क्वांटिटी किस तरफ जाएगी? 4 माइनस 4 की तरफ ही जाएगी, और कहीं जा ही नहीं सकती। यस सर। जैसे मैं बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा कर सकता हूं और उनके जवाब मैं तभी दे सकता हूं जब आप उसे एक्सेप्ट करें। सर मतलब मेरा सवाल ये था कि जैसे जो क्वेश्चन है वहां पे सर डायरेक्टली हम h की जगह पे 0 डाल रहे हैं कि 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं? नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोचिंग है। कि जब हम 0 प्लस की तरफ से स्टार्ट करेंगे आना, उस समय इसकी वैल्यू किस फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी? सो इट विल अप्रोचिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू 4। इट इज अ सिंबल बेसिकली, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा। ओके सर, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू है सर। तो ऊपर में सर x इज इक्वल टू 2 हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? जो 4 आप लिखे सर राइट साइड में, इसमें सबसे ऊपर सर, राइट सबसे ऊपर ये। यस सर। मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पर पूछ रहा हूं ना। यस एग्जैक्टली 2 पर एग्जैक्टली 4 रख सकता हूं मैं। तो सर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना सर? क्यों सर? x माइनस 2 2 माइनस 2 अनडिफाइंड हो जाएगा सर। अरे तो मैं इसमें रख ही नहीं रहा ना, फंक्शन चेंज हो गया भाई। ये फंक्शन तब है जब x की वैल्यू 2 नहीं रख रहे। यस सर।
तो इस पर मैंने 2 + 2 - में वैल्यू निकाल के देख ली, कितनी आ रही है? 4। यस सर। 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में वैल्यू 4 आ रही है, और एग्जैक्टली 2 पे मैंने 4 अलग से रख दिया, तो अब वो हो गया ना कंटिन्यूअस। यस सर LHR RHL इक्वल ना है तो अगर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बात खत्म। तो सर फिर डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। अबे तू अभी कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस साइड में रख, तू लिमिट को समझ बस, ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी। आपने लिखा है लिमिट x टेंड टू 2 और फिर x + 2 = 4 कर दिया, तो हमने इक्वल कैसे लगा दिया? एग्जैक्टली 4 थोड़ी ना आएगा, 4 से थोड़ा ज्यादा, 4 से थोड़ा कम आएगा ना, क्योंकि x टेंड टू 2 है, एकदम 2 थोड़ी ना है लिमिट। तू समझ गया ना कि एग्जैक्टली 2 नहीं है? हाँ, तो बस इतना समझे रहना। तू थोड़ा सा पेशेंस और दिखा, सब समझ आए। देख क्या बहुत गड़बड़ है, जैसे अभी देखा, अभी और कंफ्यूज करूं मैं तो बैठा हूँ सामने। सर आप पिछले वाले साइड पे जाएंगे क्या? 1 मिनट रुक जा। देख ये sin x का ग्राफ है, देख परेशान करूं मैं तो बैठा ही हूं परेशान करने के लिए। अभी तो शुरू हुई है पिक्चर। तुम्हें समझ में आया? तुम समझ रहे हो? तुम्हें आईडी निकालनी है इससे, फिर तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आओगे, M1 M2 M3, ठीक है? ये मैथ्स के 3 बुक आएंगी, ठीक है? ऑलेनाइट्स की आएगी, ठीक है? और अपने थॉमस फिनी की आएगी, उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलस आएगा, बहुत कुछ आएगा। अगर तुमने कंप्यूटर साइंस लिया या तुमने उसमें AI चुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, तो फिर से तुम्हें कैलकुलस जिंदा होगा उसमें। तो ये सब चलता रहेगा, तो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती जाएगी। एक ही बार में 2 पेज में मैं सब कुछ नहीं समझा सकता, पेशेंस रख। जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, ठीक है? ये sin x का ग्राफ है। अब जब मैं कहता हूं कि LHL, ठीक है, देखो परेशान करो, LHL कहा तो आपको मैंने बोला 0 माइनस पे sin x, और RHL मतलब 0 प्लस पे sin x, है ना? दोनों की वैल्यू 0 लिख रहा हूं, तो LHL बराबर, अरे 0 पुट करेंगे, 0 आ रहा है, तो LHL बराबर RHL इक्वल टू फाइनाइट है। हमें दिख रहा है, अरे कंटिन्यूअस है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है कंटिन्यूअस है। लेकिन कोई बच्चा अब ये बोलेगा कि सर ये 0 माइनस पे साइन नेगेटिव होगा, आप खुद बोल रहे हो नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो आप, तो ये, और 0 प्लस पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो दोनों बराबर कैसे होगी? नेगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो आप समझने की कोशिश करें, मैं लिमिट को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा, वो तब बोलना पड़ता है जब बॉक्स लगा होता है, क्योंकि बॉक्स लिमिट को फॉलो नहीं करता। बॉक्स कहता है मुझे ये बताओ कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जबकि लिमिट का असली मतलब ये है कि आप यहां से आगे बढ़ रहे हैं। 0 माइनस मतलब आप इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, और 0 प्लस का मतलब है कि आप इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरफ से फंक्शन की वैल्यू ये। अब आप 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट राइट, तो जस्ट राइट से जब आप 0 की तरफ आगे बढ़ेंगे, और 0 माइनस मतलब जस्ट लेफ्ट से जब आप वैल्यू बढ़ेंगे, तो किस फाइनाइट वैल्यू पे आप पहुंचेंगे, दोनों साइड से जिस फाइनाइट वैल्यू पे आप पहुंचेंगे वो लिमिट में लिखी हुई है। जिस फाइनाइट वैल्यू पर आप पहुंचेंगे वो लिमिट में लिखी हुई है। इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज नॉट अ पॉजिटिव, वो जिस फाइनाइट वैल्यू पर पहुंचेंगे वो लिखा हुआ है। अभी देख, अब मैं क्या है, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, केवल तुम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए ये सब चीजें मैं 4-5 लेक्चर में जब सजा के समझाऊंगा, तो मैं आधे ज्यादा चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो बस पेशेंस रखो। एक ये इसमें बड़ा लोचा है, इसलिए पहले क्लियर करूं, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिनके लिए लिमिट लगाई जाती है, निकाली जाती है। अब ये गलत लिखे हुए हैं। क्या गलत है इसमें? इसको ऐसे लिखना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की, क्या मतलब सारे वर्ल्ड की बुक में, थॉमस फिनी छोड़ दो, सब बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, जबकि होना ऐसा चाहिए। थॉमस फिनी में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? एरो लगना चाहिए। इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0 बाय एग्जैक्टली, इट इज अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0। इन्फिनिटी तो बेचारा वैसे ही अप्रोचिंग होता है, इसलिए उसमें एरो नहीं लगता। अप्रोचिंग टू 0 की पावर अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर अप्रोचिंग टू 0, एंड 1 की पावर अप्रोचिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी। अरे हमने बचपन से पढ़ा है, 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही होता है, ठीक है? तो इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज
अप्रोचिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? कुछ तो रीजन होगा। और ऐसा क्यों नहीं है कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? उसका रीजन है। रीजन क्या है समझे? जैसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसको देख के हम ये पता नहीं कर सकते कि ये फाइनाइटली कहां जाएगा। मतलब ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। इंफिनिटी तो हम किस चीज को बोल देते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। इतनी बड़ी वैल्यू जो हमें काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो इंफिनिटी हो गई। तो हो सकता है ये 10 की पावर 10,000 है और ये 10 की पावर 1 लाख है। ठीक है, तो हो सकता है कि न्यूमरेटर का इंफिनिटी डिनोमिनेटर के इंफिनिटी से कम हो। तो आंसर क्या आएगा? अप्रोचिंग टू 0, 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब दोनों इंफिनिटी अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा उल्टा भी हो सकता है। हमें पता ही नहीं है ना, हमें तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पता है, हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा होगा तो न्यूमरेटर का इंफिनिटी बहुत बड़ा है डिनोमिनेटर से, इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो इन दोनों का आंसर बदल जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि इंफिनिटी कौन सा इंफिनिटी किससे बड़ा है। इसीलिए जब इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होता है तो दो बहुत बड़ी वैल्यू का सम भी बहुत बड़ा होगा, उसे इंफिनिटी बोल देते हैं, इसलिए वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में ये वाला इंफिनिटी इससे बड़ा है या ये वाला इससे बड़ा है पता नहीं है। तो अगर इंफिनिटी पहला वाला इंफिनिटी दूसरे वाले से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी है, बाद वाला बड़ा है इससे तो आंसर माइनस इंफिनिटी है, फ्लक्चुएट हो रहा है आंसर। सो वी कॉल्ड इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। कुछ चमक रहा है? जैसे जैसे ये 1 है, अब ये अप्रोचिंग टू 1 है। अप्रोचिंग टू 1 मतलब 1 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और 1 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। 1 से जरा सा बड़ा हुआ तो जरा से बड़े की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सिखाया था मैंने। 1 से जरा सा भी बड़ा हुआ उसकी पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, जबकि 1 से जरा सा छोटा हो गया क्योंकि अप्रोचेज है नहीं फ्रैक्शन, 1 से थोड़ा छोटा 0.99 हुआ, फ्रैक्शन पार्ट की पावर इंफिनिटी इज 0, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। तो दो आंसर आ सकते हैं, कौन सा आएगा पता नहीं। तो उसको फाइनाइटली निकालने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। इन प्रोसेस को इसके फाइनाइट अप्रोच तक पहुंचने के लिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम पढ़ते हैं सारा। तो ये सबसे शुरुआत तो वैसे सी से होती है। ठीक है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी के जितने फॉर्मूले थे वो 0.0 के थे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये सब ऐसे ही बने हुए हैं। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रिपीट कीजिएगा। अरे यार ये लिखा हुआ है 10 लाख, 10 की पावर 10,000 माइनस 10 की पावर 1 लाख। ये माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है इससे, दोनों इंफिनिटी है। लेकिन उल्टा लिख दूं तो वो इंफिनिटी बनेगा। तो अलग अलग आंसर आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ आ रहा है? अगर 1 की पावर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्या बेटा? अगर 1 की पावर इंफिनिटी होगी तो उसको बड़ी, अरे 1 की पावर इंफिनिटी में 1 से जरा सा बड़ा जरा सा छोटा होगा तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि वो अप्रोचेस टू 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, एक चीज में कंफ्यूजन हो गई है। आपने बोला कि ये गलत लिखी हुई है फॉर्म, सिंबल का साइन होना चाहिए था अप्रोचेस का सिंबल। तो क्या 0/0 अनडिटरमिनेट नहीं है? 0/0 नॉट डिफाइन है। मतलब हम नॉट डिफाइन को अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कह रहे हैं। नहीं, इनडिटरमिनेट ऐसा फॉर्म है जो डिटरमिनेट हो सकता है। ओके ठीक है, तो कन्वर्ट हो सकता है डिटरमिनेंट में। ठीक है। जब हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट का मतलब है वो कभी ना कभी एग्जिस्ट बनाया जा सकता है। उसमें से कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जो एग्जिस्ट हो जाएं। डिफाइन अपन ने कहा अनडिफाइन है, नॉट डिफाइन है मतलब नंबर सिस्टम में वो ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इनडिटरमिनेट है मतलब ये फॉर्म अभी ऐसा लिखा हुआ है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है आगे चल के कोई ऐसा मेथड आ जाए जिससे हम उसे डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, अच्छा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी
कैसे होगी बता, दो आंसर आ सकते हैं क्या? सर इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी ले लो, जैसे 5 ज्यादा बड़ी ले लो और फिर उसको LHL और RHL से सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं, तो हम क्या, देख मैं तेरे सामने लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब इसको आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, कोई अंतर आ जाएगा? नो सर। नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों केस सेम, एग्जैक्ट सेम होंगे ना, यस सर। है ना? हाँ ठीक है। अगर वैल्यूज में अंतर आया होता तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती। हाँ भाई, अब बात आती है वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवेल्युएट द लिमिट। मतलब हम अभी फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे, हम मेथड निकाल रहे हैं। बहुत सारे मेथड हैं जिनके जरिए लिमिट निकाली जाती है, ठीक है? वो मेथड कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, अभी हमने फैक्टराइजेशन देखा ना तुम लोगों ने, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने x माइनस 2 x प्लस 2 लिखा, वो एक मेथड है, ठीक है? ना भाई, रैशनलाइजेशन है, कहीं रूट आ जाएगा, अगर न्यूमरेटर में आ गया तो न्यूमरेटर का रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर का कर देंगे, दोनों में आ गया तो डबल रैशनलाइजेशन कहलाएगा। आता है सबको? यस सर। ठीक है, रैशनलाइज ये सबको आता है, ये यहां तक सबको आता है। इसके बाद आएगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज अपन पढ़े ही नहीं, ठीक है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, वो सब आइडेंटिटी लग के अपन फैक्टराइज करेंगे, वो वाला केस हो गया। इन्वॉल्विंग लॉ ऑफ लव, या इसको मैं कहता हूं कुटर पुटर, इट इज कॉल्ड कुटर पुटर, कुटर पुटर। जानबूझ के नाम बनाया गया है जिससे तुम्हें याद रहे, ठीक है? कुटर पुटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है? वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है? इतने सालों से कुछ ना कुछ तो करा ही होगा मैंने, जिससे तुम्हें आखिरी तक मैं पकड़े रखूं, ग्रिप करे रहूं, आपको मजा आता रहे और आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आप कभी नहीं भूल पाओ, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको करना क्या है, तुम लोग ऑब्जर्व करो, तुम लोग कभी गलत नहीं होगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मैंने 2 लिखा, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 कहा, हमने क्या किया, हमने x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखा अपॉन, अब तुम मेथड पे याद ध्यान देना, ठीक है? तुम लोग मेथड पे ध्यान देना कि हम कैसे सॉल्व करना है, उस पर ध्यान दो। तुम देखो, जब अपन 2 रख रहे हैं, 2 अप्रोच करा रहे हैं, तो ये 0/0 बन रहा है। तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, जो भी मेथड हम लगाएंगे उसमें हमारा पर्पस जो होगा वो यही होगा कि जो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना रहा है, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, वो खत्म हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। वो जैसे ही कैंसिल होता है, रिमेनिंग में हम वैल्यू रख के आंसर दे देते हैं। बात चमक रही है? ऐसा हमेशा होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी तक लिखाया नहीं कि कब कब आपको LHL RHL लेना है, कब डायरेक्ट बनाना है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको डायरेक्ट बनाना है मेथड के थ्रू, ठीक है? लेकिन मैं लिखा देता हूं, इन केस ऑफ, मेरे साथ ही लिख लें, इन केस ऑफ बॉक्स मतलब GIF, मैं सिंबल से बता रहा हूं, GIF फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सिग्नम मॉड ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन, breaking point function, and at a point where function not defined, we use LHL and RHL. Otherwise, use लिमिट डायरेक्टली। बेटा बात मत कर, साइलेंट पे रख, जिससे और लोगों को दिक्कत नहीं हो। हम LHL RHL कब कब लेंगे? जब बॉक्स आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आएगा, सिग्नम आएगा, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही होगी, वहां पर उसके राइट लेफ्ट में वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा होगा, मॉड हटाना पड़ेगा। ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन मतलब नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, जैसे x पॉजिटिव के लिए कोई और फंक्शन है,
एक्स नेगेटिव के लिए कोई और फंक्शन है, मान लो यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस देन 0, यहाँ पे लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है 2x प्लस 1 एफ एक्स, और हमसे कह रहा है कि बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू 0, जहां पर ब्रेक हुआ है फंक्शन वहां पे निकालना है। तो 0 माइनस, इसमें अपन को LHL RHL लेना पड़ेगा। जो अपन 0 माइनस 0 प्लस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कहां है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो इस फंक्शन को लेंगे। इसमें अगर मैं 0 रख रहा हूं कितना आ रहा है 1, तो LHL 1। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी यहां पर है, तो इस फंक्शन को लेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 5। LHL and RHL both are finite but not equal, so your limit does not exist, DNE लिखते हैं, does not exist। तो ऐसे केस जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन आएगा वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, LHL RHL अलग से लेना पड़ेगा। एंड एट अ पॉइंट वेयर फंक्शन नॉट डिफाइंड, मतलब हो सकता है 10x ले लो आप और x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे कोई फंक्शन बन रहा है मान लो 10x का, और आप x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे निकाल रहे हो, तो पाई बाई 2 उसके डोमेन में ही नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, LHL और RHL लेना पड़ेगा। या आपने ऐसा कुछ ले लिया, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कुछ भी इस तरह का दिया, मान लो कोई फंक्शन है, अभी मैं पूरा याद नहीं है मुझे, जैसे 1/x ले लिया, e की पावर 1/x, अब इसके डोमेन में ही नहीं है 0, है क्या, इसके डोमेन में 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें 0 प्लस और 0 माइनस लेना पड़ेगा। तो कोई ऐसा पॉइंट आ गया फंक्शन में जिस पे वो डिफाइन ही नहीं करता है, तो हमें LHL RHL लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन था, हमने फैक्टराइजेशन से निकाल दिया। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग बनाओ, शुरुआत तुम ही करो। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपके नाम। पहले चेक करना इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। कैसे, पाई बाय 4 पुट करो, क्वाड पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 1, ये भी 1, 2 माइनस 2 0, 0.0 केस है। ऊपर आता है आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, लग रहा है नहीं, डिनोमिनेटर में भी लग रहा है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, फैक्टराइज करो, ट्राई करें। आपकी बारी। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होता है तो फिर हम बस फैक्टराइज या जो कुछ भी मेथड लगा के वो जो बना रहा होता है उसको हटा देते हैं। हाँ, वो 0.0 या इन्फिनिटी जो बन रहा होता है, तो अभी देखियो, अभी अपन कम से अपन क्वेश्चन ही करेंगे बस, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना अभी, आज केवल मुझे क्वेश्चन ही कराने हैं। अब कितना टाइम हो रहा है, हाँ अभी इतना भी टाइम बचा है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन खूब सारे क्वेश्चन बनाएंगे क्लास में। ऑब्जर्वेशन अपने आप बढ़ जाएगी तरीके, 0.0 या इन्फिनिटी कौन सी चीज बन रही है वो हटा के पुट कर दो वैल्यू। ठीक है। अनिकेत पूछ रहा है विच बुक सर, थॉमस फिनी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं और कैलकुलस के फादर ऑफ कैलकुलस बोला जाता है। हालांकि कैलकुलस जो है न्यूटन ने दिया था, लेकिन उसे सिंक्रोनाइज करने का श्रेय जो है वो थॉमस फिनी को जाता है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस कैलकुलस में है वो थॉमस फिनी की बुक से लिया गया है। और एक टीटू एंड्रूज करके मैथमेटिशियन है, ये दो, टीटू एंड्रूज इस समय बहुत फेमस है, पिछले 20 सालों से बहुत फेमस है। जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पेपर बनता है वो टीटू एंड्रूज बनाता है। सर 1 देखेंगे +2 और माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभिनव, बनाओ ये बनाओ,
फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना है कुछ नहीं। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, जो 0.0 बन रहा होगा, उसे हटाना है और बाकी वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस निकाल दिया मैंने, खत्म ही करेंगे काम। और इसमें से भी माइनस निकाल दिया तो माइनस कट गया, ये बन गया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस 2। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइज होगा तो ये बनेगा कॉट एक्स प्लस 2 कॉट एक्स माइनस। देखो पाई बाय 4 रखने पे 1 माइनस 1 0, ये 0 ये 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी में वैल्यू रख दें तो कॉट पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, सो इट इज 3 बाय 3, इट इज 1। ठीक है, यस हाँ बहुत बढ़िया। और करें, इसमें क्या लगेगा, रेशनलाइजेशन। पहले चेक करना, चेक जरूर करना कि 0.0 केस है भी या नहीं। अगर नहीं हो तो डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी तो। 0 पुट कर रहे हैं, ऊपर वाला 0 है, 0 पुट कर रहे हैं, √5 माइनस √5 0 हो रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर का और सॉल्व करें। जो 0.0 बना रहा है उसे हटाएं, मजा आएगा। माइनस √5। ठीक है, ठीक है गुण, अजय, ऋषभ और बाकी लोगों ने जिनने भी जवाब दिए। और जल्दी, किसी जल्दी बने किसी देर से बने कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहना बस, आखिरी तक जाना आंसर निकालने के लिए। कोई बहुत जल्दी बना रहा है, कोई स्लो बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बनना चाहिए। आपको बताऊं, लिमिट का एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, मेंस में तो आता ही है, हमेशा लिमिट का एक प्रॉब्लम आता है, 2 भी आते हैं कई बार। √5 आ रहा है, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं, रैशनलाइज करें। सबको आता है भाई, इसमें कुछ घबराने की जरूरत है नहीं। √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स, प्लस ले लिया, √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स इंटू विथ √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर लग गया a माइनस बी, a प्लस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दैट विल बी a स्क्वायर, मतलब 5 माइनस एक्स एंड माइनस 5 प्लस एक्स, ऐसा हो गया। तो आपको दिखेगा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और डिनोमिनेटर में आ गया -2x, और ये है x √5 माइनस एक्स। अब आपको दिखना चाहिए कि 0.0 कौन बना रहा है, x। x जो है वही 0.0 बना रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो इसको कैंसिल कर दो और बाकी में x की जगह 0 पुट कर दें। तो जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो √5 प्लस √5, इट इज 2√5 बाय -2, इट इज -√5। आंसर एग्री? सर जो 0/0 में आप कैंसिल क्यों कर देते हैं? अरे तू कर क्यों रहा है लिमिट? इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, जिससे कि डिटरमिनेट वैल्यू आ जाए उसकी, है ना, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाए, डिटरमिनेट हो जाए वो वैल्यू जो अननोन है, वैल्यू जो हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए मेथड बनाया, वो हटेगा नहीं तब तक आंसर कैसे आएगा? हाँ भाई, एक आज का आखिरी क्वेश्चन,
बाकी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, डीपीपी मतलब प्रैक्टिस शीट में आपको शेयर कर दूंगा, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी छोड़ दूंगा। सब लोग ट्राई करके आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो बस, रैशनलाइज करो, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, नीरव बोल रहा है 0 आ रहा है, ठीक है नीरव। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। न्यूमरेटर का रैशनलाइज करेंगे तो ये क्वांटिटी रूट प्लस रूट और अपॉन रूट प्लस रूट ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूं, सो इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 होगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2 होल अपॉन ये रूट प्लस रूट। तो लिमिट, हाँ सर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस 2 आएगा ना ऊपर। अच्छा, ये हाँ दोनों में माइनस होगा, हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को भी लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और कितना हो गया माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। सही है, इसको रूट प्लस रूट ही लिखा है, तो क्यों इतना बड़ा लिखे, समझ में आना चाहिए बस। तो अब इसको बेटा फैक्टराइज करेंगे तो ये बन रहा है साइन एक्स माइनस 2 एंड साइन एक्स माइनस 1, एग्री। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये बताओ कि 0.0 बना कौन रहा है, कौन है जो 0.0 बना रहा है? cos x sin x माइनस 1 और cos। हाँ, न्यूमरेटर में sin x के π/2 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये 0 बना रहा है और ये 0 बना रहा है। तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और तोड़ देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, चलेगा? ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जब आप इसे कैंसिल करोगे इससे तो माइनस साइन दे देना, क्योंकि ये साइन एक्स -1 है, -1 बच गया। रिमेनिंग में π/2 पुट करें एंड एंजॉय। कितना आ रहा है देखो, π/2 पे साइन की वैल्यू 1, सो इट इज 1 इंटू 1 माइनस 2, और इसमें -1 बचा वो अपॉन में 1 प्लस ये 1 प्लस 1, और रूट के अंदर देख लो भाई, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये लिखा था प्लस साइन के साथ, ये 1 7, इट इज 9, रूट 9, और प्लस ये भी रूट 9, ठीक है, रूट प्लस रूट। बस अब ये आ रहा है, ये 1 हो गया ऊपर, ये 2 हो गया, और ये 3 + 3 6 हो गया, तो 2 इंटू 6 इट इज 1/12। आंसर आ रहा है? अरे आया क्या? लास्ट स्टेप नहीं होता सर बस। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आंसर 0 होगा, नो नीड टू रैशनलाइज। नहीं सर वो एक्चुअली बोल रहा है कि वो एंगल के मल्टीप्लाइड है, वो मुझे लगा एंगल का मल्टीप्लाइड। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर।
थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा बस, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और दिमाग में रखना है जो 0.0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है वाला फैक्टर हट जाए, उसके बाद वैल्यू रख दे, आंसर आ जाता है सर। तो हम लोग, हाँ सर मुझे ना कुछ पूछना था सर, आप जो वो चैप्टर्स आपने पढ़ा दिया ITF और वो रिलेशनल फंक्शंस, उसकी चैप्टर समरी दोगे सर आप? हाँ उसकी चैप्टर समरी आएगी बेटा, आएगी है ना, मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ इसमें भी, और आपको जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो क्वेश्चन भी कर लेना सभी लोग, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर आप जो टेलीग्राम ग्रुप में कोऑर्डिनेट की वर्कशीट्स भेजते हो 5 क्वेश्चन वाली, हाँ वो किस टाइम पर डलती है? वो इवनिंग में डलती है बेटा। सर वो रात को 1:30 बजे डल रही थी। नहीं, वो एक ही बार 1:30 बजे डली है। अच्छा, मतलब मैं पिछले 25 दिनों से डाल रहा हूँ, वो केवल एक ही बार 1:30 बजे डली है। वो इसलिए डली है क्योंकि मैं जहाँ पे था वहां पर, मतलब मैं अभी नोएडा आया हुआ हूँ, तो जिस रूम में मैं रुका था उस रूम में कवरेज ही नहीं आ रहा था, फिर लाइट चली गई थी, कल बहुत तूफान आया, तो सब बिगड़ गया था। तो जब लाइट आई है, जब मैं नॉर्मल हुआ हूँ, कवरेज वगैरह आया है, उस समय मैंने सेंड किए, है ना? ऐसा नहीं होगा, मैं वैसे 9 o'clock के पहले कर देता हूँ, अभी करूंगा, है ना? ओके सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। कहाँ भेजते हैं सर आप? है टेलीग्राम ग्रुप तुम्हारा। अच्छा सर, है ना? ओके। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।